हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एके लर्निंग पर। अगर आपने अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो अगले वीडियो में हमने बात की थी गत चैप्टर की सारी डिफिनेशंस हमने देख ली थी, उनके मात्रक देख लिए थे, सूत्र देख लिए थे। अब हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि गति के समीकरण के बारे में हम बात करेंगे। तो गति के समीकरण किन्हें कहते हैं, जब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं कि गति के समीकरण कौन से होते हैं। हमने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में। अब वो होते कैसे, बनते कैसे हैं, ये आज हम देखेंगे कि गति के समीकरण जो हमारे हैं बनते कैसे हैं। तो सबसे पहला समीकरण हमने ले लिया है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ v है हमारा अंतिम वेग, v जहाँ हमारा क्या है, अंतिम वेग है। तो हमने लिख लिया था कि v हमारा अंतिम वेग होता है, हमने पहले से लिख लिया है। u हमारा प्रारंभिक वेग होगा, a हमारा त्वरण होगा और t हमारा जिसमें समय है। तो हम प्रूफ करना चालू करते हैं। तो हमने मान लिया एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, जिसका वजन है m किलोग्राम। भाई द्रव्यमान को m से डिनोट किया जाता है, m इज इक्वल टू मास होता है। तो हमने उसका द्रव्यमान मान लिया m है कि एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है। वे जो हमारे प्रारंभिक वेग u के वेग से चल रही है, तो u से उसका वेग कुछ समय में t हो जाता है, वेग चेंज हो जाता है। हमने एक u क्वांटिटी ली है वेग की, कि जो कि उसका पहले था, उस वेग से वह चल रही थी, उसका वेग v हो जाता है। जैसे कि हमारा कोई वस्तु है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, उसको हमने u ले लिया। अगर उसकी कुछ समय पश्चात हुआ उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड, मतलब दूसरा वेग आ जाए ना, वस्तु वही रहेगी लेकिन वेग क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा हो जाएगा। तो वही जो हमारा v है तो हमारा अंतिम वेग है, मतलब जो आखिरी में वेग हो जाता है। और u से v होने में जो टाइम लगता है उसको हम t से डिनोट करते हैं, तो वो हमारा t है। तो हम इसे लिख लेते हैं कि माना m द्रव्यमान की एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय अंतराल के पश्चात उसका वेग v हो जाता है। t समय में उसने अपनी गति बढ़ा ली, एक्सीलेटर उस भाई साहब ने भैया बढ़ा दिया, तो उसका वेग क्या हो गया, v हो गया। तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण, मतलब उसके वेग परिवर्तन, मतलब उसके 1 सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ है, ये चीज हमारा त्वरण यही प्रदर्शित करता है कि हमारे वो जो वस्तु का वेग है उसके 1 सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ है, यही हमारा त्वरण प्रदर्शित करता है ना। तो हमारा जो त्वरण a होगा, तो त्वरण हमारा क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समयांतराल होता है। हमने a लिख लिया, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। हमने a के नीचे 1 लिख लिया, अब दोनों का कैची गुणा कर लिया, तो at हो गया और इधर v माइनस यू बच गया। अब हम इस u को बॉर्डर पार ले आएंगे, भाई साहब को हम बॉर्डर पार ले आएंगे, तो ये प्लस में चला जाएगा, at प्लस यू हो गया। इधर बच गए, इधर केवल अकेले v भाई साहब बच गए, इनको अकेला छोड़ दिया, यू ने इनका साथ छोड़ दिया। ये धन को इनको बॉर्डर पे पार ले आए तो इनका चिन्ह जो था वो चेंज हो गया, माइनस से प्लस में हो गया, तो इधर at प्लस यू हो गया इज इक्वल टू v हो गया। अब v इज इक्वल टू यू प्लस at, हम चाहिए इसको ऐसे लिख दें, चाहिए ऐसे लिख दें। ये हमारा पहला प्रूफ हो चुका है। मज़ा आया हो तो लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब हम अगले समीकरण की ओर बढ़ते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें हम लिख लेते हैं, तो हमने दूसरे समीकरण का यहाँ पर सारा लिख लिया है। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हमारी दूरी है वो किसके बराबर होती है। तो हमने लिख लिया है, माना m द्रव्यमान की एक वस्तु है, हमने जैसे पहले वाले में समझा था कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है। m द्रव्यमान की एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, u के वेग से चल रही, भाई साहब u के वेग से गाड़ी चला रहे थे, फिर t समय के पश्चात उसका वेग v हो जाता है। वो t समय चली, भाई साहब ने एक्सीलेटर दबा दिया और उसका वेग v हो गया। तो यदि उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण a हो,
यदि उसमें भाई v हो गया, उसका वेग अगर u से v हो गया तो उत्पन्न त्वरण भी उत्पन्न होगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं पहले वाले समीकरण में। तो त्वरण जब उत्पन्न हो गया, तो जब त्वरण उत्पन्न हुआ तो जो u से v होने में जो टाइम लगा, तो उसमें कुछ गाड़ी ने दूरी भी तो तय की होगी। तो वही दूरी हम इसमें डिफाइन करेंगे कि कितनी दूरी तय करती है उस t समय में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, माना है m द्रव्यमान की एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय के पश्चात उसका वेग v हो जाता है। थ्योरी वही है, बस आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा थ्योरी में, थ्योरी वही होती है। t समय के पश्चात उसका वेग v हो जाता है। यदि वस्तु में उत्पन्न त्वरण a हो तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी s होगी। भाई v हो जाता है उसका वेग, और उसमें जो त्वरण उत्पन्न हुआ है वो a हो, हमने a मान लिया कि वो जो त्वरण उत्पन्न हुआ था हमारा वो a है, तो उस समय अंतराल में जो दूरी तय करेगी वो हमारी s होगी। तो हम सबसे पहले औसत चाल का सूत्र लिख लेते हैं, प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल, दोनों का भी वेग का लिखेंगे, तो जिसको 2 से भाग दे दिया, तो ये हमारा औसत चाल का सूत्र हो गया। अब हम दूरी का सूत्र लिखेंगे, दूरी बराबर हमारा चाल गुणे समय होता है सब लोग जानते हैं चाल गुणे समय होता है, मैंने पहले भी बताया था। तो हम दूरी हमारी एस से डिनोट होती है, चाल हमने लिख लिया यहाँ पर u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, समय हमारा t है, तो t हमने एक समीकरण 1 बना ली। लेकिन हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। हमको बताया गया है पहले समीकरण में कि जो हमारा अंतिम वेग होता है वो u प्लस ए टी के बराबर होता है। तो ये ही हमने मान समीकरण 1 में रख दिया। अब मान जब रख दिया तो हमारा कुछ इस तरह प्राप्त होगा, हमारा कुछ जो आएगा पद वो हमारा कुछ इस तरह का प्रकार प्राप्त होगा कि s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी की जगह पे u प्लस ए टी हो गया अपॉन 2, क्योंकि अपॉन 2 नीचे था वो इंटू टी। तो हमने u भाई सजाती हैं तो इनको हमने जोड़ लिया, s इक्वल टू 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी होगा। अब हमने t से गुणा किया तो t का गुणा u से भी होगा और ए टी से भी होगा। तो जब t का गुणा u से हुआ तो बन गया 2ut, और इधर ए टी स्क्वायर, क्योंकि t का इसका सजाती था तो इसने t से भाई फ्रेंडशिप कर लिया और स्क्वायर बना डाला। अब स्क्वायर इसका बन गया, तो उसके बाद s इज इक्वल हमने इसको अलग अलग कर लिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते 2ut प्लस 2 प्लस ए टी स्क्वायर बटा 2, तो 2 यहाँ पर कट गया, इधर बचा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बटा 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते 1/2 ए टी स्क्वायर, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन थी वो भी हमारी सॉल्व हो गई। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कठिन लगता है शुरुआत में, बाद में सब कुछ समझ में आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि कैसे हुआ था। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब कुछ अच्छे से देख लीजिए, नोट्स में भी लिख सकते हैं आप, ये गलत नहीं होता है। सारी चीजें अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अपने अगले समीकरण की ओर बढ़ेंगे, जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा अगला समीकरण है। तो इसके बारे में पहले मैं कुछ लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। तो हमने देख लिया है, हमने सारा यहाँ पर लिख लिया है कि तीसरा समीकरण हमारा क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा तीसरा समीकरण होता है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कि जो लैंग्वेज हम लिखते हैं थ्योरी, माना m द्रव्यमान की एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय में s दूरी तय करनी, t समय में s दूरी तय करती ना, t समय में जो s दूरी तय करती है, t समय में s दूरी तय करने के पश्चात उसका वेग v हो जाता है। भाई t समय में अगर उसका वेग v होता है तो t समय में s दूरी भी तो तय करेगी, तो वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण a होगा। जो वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण क्या होगा, हमारा a होगा। तो
तो हम जानते हैं गति के प्रथम समीकरण के अनुसार, गति के प्रथम समीकरण के अनुसार क्या होता है कि v इज इक्वल टू, यहाँ पर ये थोड़ा गलती हो गई थी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है। अब दोनों तरफ हम वर्क कर देंगे तो हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा हमें। फिर इसको हम खोल देंगे तो इधर तो v स्क्वायर हो जाएगा, इधर हम इसको एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, उस सूत्र से खोलेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। हम लिख लेना है हमें। फिर हमें v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, हमें यू स्क्वायर से कोई छेड़खानी नहीं करनी है, प्लस हम इन दोनों में 2a कॉमन ले लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो 2a है ही नहीं, तो हम इसमें कॉमन कहाँ से ले लेंगे। तो आप मान लीजिए यहाँ पर 2/2 लिखा है, 2/2 लिखा है तो उसका मतलब एक ही होता है ना। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो वहाँ पे भी मतलब एक ही होता है। तो हमने मान लिया है कि यहाँ पर 2/2 लिखा है, 2/2 लिखा है तो हमने ऊपर का, तो अब तो ऊपर 2 आ गया ना, तो ऊपर का हमने 2a कॉमन ले लिया तो ऊपर बचा AT स्क्वायर, अब बटा 2, नीचे का भी 2 बच जाएगा ना, ये तो बच ही जाएगा, ऊपर का हमने कॉमन ले लिया है। तो इधर हमारा UT बचेगा, तो इधर हम इस तरह लिख लेंगे। फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू UT यू स्क्वायर प्लस 2a, और ये हमारा ये जो प्राप्त होता है इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। हम इसको थोड़ा UT को पहले लिख लेंगे और हाफ AT स्क्वायर, उसको हम जो AT स्क्वायर हमारा ये था AT स्क्वायर बटा 2 था, इसको हम हाफ AT स्क्वायर लिख सकते हैं, हमने पिछले समीकरण में देखा था। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a हमारा ये जो प्राप्त हो गया। लेकिन हम जानते हैं क्या जानते हैं, केस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। ये हमने इक्वेशन 1 मानी थी, समीकरण 1 माना था। अब इसको जो हमारा ये जो हम जानते हैं समीकरण 2 जो हमने बनाया है केस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे 3 समीकरण आज के हो गए हैं। हमारा गति का पहला जो हमारा फिजिक्स है 9th की, उसका पहला चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको न्यूमेरिकल्स पे भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर मज़ा आया हो तो वीडियो से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर तो जितना हो सके करिए, दूसरों का भी भला होगा। तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी 9th के दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनका भी भला हो जाएगा यार। तो इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर तो जितना हो सके करिए, क्योंकि एक से एक बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, दूसरों का भी भला होगा। आप तो जानते हैं भला करने में बहुत बढ़िया चीज़ होती है, भला करने से मम्मी भी कहती है भला किया करो। तो मैं अलविदा लेता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, गुड नाइट, गुड बाय दोस्तों।